हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास ज्योग्राफी यूनिट 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। जब हम लोग मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज यूनिट पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स क्या हैं? ये नेचुरल है, मतलब प्रकृति में पाए जाते हैं ये। और जैसे हम लोग एग्जांपल लेके चलें, कोयला, पेट्रोलियम, डायमंड, गोल्ड, माइका, टिन, ये सब क्या है? ये मिनरल्स हैं। और जब हम लोग पावर रिसोर्सेज की बात करते हैं, मतलब वो सारे रिसोर्सेज, वो सारी चीज़ें जिनसे पावर जनरेट की जा सकती है, मतलब जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, बिजली बनाई जा सकती है। अब बिजली बनाने के बहुत सारे तरीके हैं या बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। जैसे हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, हम लोग विंड, हवा, सोलर एनर्जी, या फिर हम बात करें थर्मल एनर्जी जो कोल से बनती है। इस तरह के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो आज का यूनिट है हमारा मिनरल्स को पढ़ना और पावर के जो रिसोर्सेज हैं उनको पढ़ना, मतलब बिजली बनाने के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको पढ़ना। सबसे पहले हम लोग मिनरल्स पे आते हैं। सॉल्ट इन योर फूड, फूड के अंदर जो हमारे खाने के अंदर नमक है ये, या फिर आपकी पेंसिल में जो ग्रेफाइट है, जो काला जिसको हम लोग लेड कहते हैं, ये बेसिकली ग्रेफाइट है। ये दोनों क्या है? मिनरल्स हैं। मिनरल्स होते क्या हैं? रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्स्ड इन इट, मतलब जितनी भी रॉक्स हैं इनके अंदर मिनरल्स मिक्स होके पाए जाते हैं, या फिर सॉइल के अंदर मिनरल मिक्स होके पाए जाते हैं, या फिर अर्थ के अंदर मिनरल मिक्स होके पाए जाते हैं। A naturally occurring substance which has a definite chemical composition, एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होगी, वो ही मिनरल कहलाएगा। अब दो चीजें होती हैं, ओर एंड मिनरल। ओर क्या है? ओर है नेचर में जैसा मिनरल पाया जाता है, जिस फॉर्म में पाया जाता है, दिस इज नोन एज ओर। मिनरल क्या है? इसी का रिफाइंड फॉर्मेट। जैसे हम लोग पेट्रोलियम की बात करें, है ना, पेट्रोलियम में क्या है? पेट्रोलियम में अकेला पेट्रोल नहीं है, इसमें पेट्रोल के अलावा डीजल भी है, केरोसिन भी है, या फिर हम पेट्रोलियम जेली की बात करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेट्रोलियम जब हम लोग रिफाइन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं उसका, तो उसमें से ये इतनी सारी चीज़ें निकल के आती हैं, इतने सारे रिसोर्सेज निकल के आते हैं। तो और क्या है? और वो फॉर्मेट है जो मिनरल जिस तरीके से नेचर में पाया जाता है, दिस इज नोन एज ओर। मिनरल क्या है? ये रिफाइंड फॉर्मेट है। जैसे हम लोग बॉक्साइट की बात करें, बॉक्साइट क्या है? ये और है किसका? कॉपर का। कॉपर नेचर में बॉक्साइट की फॉर्मेट में पाया जाता है, फिर उसको रिफाइन करके हम लोग उसमें से कॉपर निकालते हैं। मिनरल ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, जिसकी एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसको मिनरल कहते हैं। ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर रॉक में पाए जाएंगे, हर जगह पाए जाएंगे, ये सिर्फ कहीं कहीं ही पाए जाते हैं। और ये कुछ कुछ ऐसे मिनरल हैं जो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, इनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो बहुत कॉस्टली अफेयर हो जाता है इनको सर्च करना, ढूंढना, फिर उनको एक्सट्रैक्ट करना। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, ये प्रकृति के प्रोसेसेस से ही बनते हैं, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता। इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेके। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होती है? उनका कलर, उनकी डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कितना डेंस है वो, हार्डनेस, हार्डनेस मतलब उनको कितना कितना हार्ड है वो, हार्ड का मतलब कड़ा, है ना, कितना कड़ा है। और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस, जैसे वो सोल्यूबल है, ये मिनरल्स क्या होते हैं? ये सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल है या फिर सोल्यूबल नहीं है, इस तरीके से उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं। सोल्यूबल का मतलब होता है घुलनशील, है ना। अब वो घुलनशील किस तरीके से होगा? पानी में डालोगे तो घुल जाएगा, पानी में नहीं डालोगे तो नहीं घुलेगा, है ना। या फिर हम अल्कोहल में डालेंगे तो घुलेगा, या किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डालेंगे तो घुलेगा। इस तरह का इनकी सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे इनको आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं। रॉक्स, जिस जिस रॉक्स में से मिनरल को निकालते हैं उनको कहा जाता है ओर। अभी ये बनते कैसे हैं? हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, बहुत बहुत सारे टाइम लगा के, बहुत समय के बाद बनते हैं नेचुरल प्रोसेस में। मिनरल्स क्या हैं? मेटालिक और नॉन मेटालिक। ऐसे मिनरल्स हैं जो जिनके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टीज हैं, जो मेटल हैं। और मेटल में भी दो तरह के होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस मतलब
जो जिसमें आयरन जैसी प्रॉपर्टीज हैं, नॉन फेरस जिसमें आयरन जैसी प्रॉपर्टीज नहीं है। अब मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल्स इन द रॉ फॉर्म, इसमें मेटल होता है। जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे या साइंस पढ़ेंगे उसमें हम पाएंगे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स की अपनी प्रॉपर्टीज हैं और नॉन मेटल्स की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, लस्टर होता है, लस्टर मतलब शाइन होती है उनके अंदर। इस तरह की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल क्या है, एकदम इसके ऑपोजिट होते हैं। इसमें एक दो एक्सेप्शंस भी हैं, उस ये सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं। तो इसकी कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो हम लोग अपना साइंस की क्लास में पढ़ेंगे उसको। मेटल्स क्या हार्ड सब्सटेंस होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, शाइन होती है उनके अंदर। फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं, जिसमें आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज, क्रोमाइट, ये सारे हैं फेरस जिनके अंदर आयरन होता है। नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन नहीं होता, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, है ना, ऐसे और भी बहुत सारे। अब नॉन मेटेलिक मिनरल कौन से होते हैं, जिसमें नॉन मेटेलिक मतलब मेटल नहीं हो, दिस इज कॉल्ड नॉन मेटेलिक। जैसे लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, ये सारे क्या है, नॉन मेटेलिक। कोल, पेट्रोलियम, ये सब इसमें आ जाते हैं। इनको निकालते कैसे हैं, माइनिंग के द्वारा। माइनिंग मतलब होता है अर्थ को डिग करके, खोद के उसको उसमें से निकाला जाता है। ड्रिलिंग मतलब जब जो मिनरल्स बहुत नीचे होते हैं अर्थ में, उनको ड्रिल करके, मशीन से ड्रिल करके जब निकाला जाता है। क्वेरिंग अगेन, वो जो सरफेस के आसपास होती है उनको क्वेरिंग करके निकाला जाता है, मतलब अगेन खोद के निकाला जाता है। एक्सट्रैक्शन कैसे होगी, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग। माइनिंग में ओपन कास्ट और शेफ्ट। ओपन कास्ट क्या होता है, जहां मिनरल नजदीकी है, शैलो डेप्थ में है, कम गहराई में है, तो उसको ओपन कास्ट माइनिंग के थ्रू निकाला जाएगा। लेकिन जहां डीप बोर्स करने पड़ते हैं, मतलब बहुत गहरे खड्डे गड्ढे करने पड़ते हैं, दिस इज शेफ्ट, इसको शेफ्ट कहा जाता है। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ, जो बहुत गहराई में पाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं शेफ्ट माइनिंग। जैसे ये अर्थ का सरफेस है, अगर मान लो यहाँ बहुत गहराई में है, तो शेफ्ट बना के और जब जब निकाला जाएगा उनको, तो इसको शेफ्ट माइनिंग कहा जाता है। और भी नीचे अगर बहुत और भी गहराई में है, जब उनको और ड्रिल करके निकाला जाता है, देन दिस इज नोन एज ड्रिलिंग। देन मिनरल्स जो सरफेस के आसपास पाए जाते हैं, सिर्फ उनको थोड़ा बहुत खोद के उसको निकाल सकते हैं, दिस इज नोन एज क्वेरिंग। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसा नाम है बिल्कुल वैसा ही है ना। ओपन, जैसे हम लोग देखें एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, माइनिंग मतलब हम खोद के निकालेंगे, जो जहाँ कम खोदना पड़ेगा, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। जहाँ ज्यादा गहराई में जाना होगा, दिस इज कॉल्ड शेफ्ट माइनिंग। और जब चीजें हाथ से नहीं हो पाएंगी, मशीन की जरूरत पड़ेगी, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। जो सरफेस के आसपास होगी, दिस इज कॉल्ड क्वेरिंग। कॉपर की जो रॉक्स होती हैं, जिन रॉक्स में कॉपर पाया जाता है, वो जनरली ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है, तो उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर कॉपर होगा। मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब हम लोग रॉक की फॉर्मेशन देखते हैं, ये हम लोगों ने क्लास 7 में देखा था, क्लास 7 की ज्योग्राफी में हम देखेंगे रॉक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। पहले इग्नियस रॉक्स बनती हैं, इसके बाद बनती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड देन फाइनली जाके मेटामॉर्फिक। ये जनरली शब्द क्यों यूज किया है, ये मेजरली ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम्स में ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ये शिफ्ट भी हो सकती हैं आपस में। इसने क्या बोला, जो मेटेलिक मिनरल है वो इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाई जाती हैं। लेकिन जब हम लोग नॉन मेटालिक की बात करते हैं, ये जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। ये मिनरल फ्यूल्स, कोल और पेट्रोलियम की बात करें, ये भी सेडिमेंट्री में ही पाए जाते हैं। एक मोटा मोटा अंदाजा इसको लगा सकते हैं, इसको लेके मेजरली चीजें ऐसे ही होती हैं। जब हम लोग चाइना और इंडिया की बात करें, चाइना और इंडिया में दे हैव लार्ज आयरन ऑर डिपॉजिट्स। अभी जब हम देखेंगे तो अगले 3-4 पेज में हम लोग सारा मिनरल्स पढ़ेंगे, कौन से मिनरल एंड कंट्री, कौन सी कंट्री में कौन सा मिनरल पाया जाता है।
तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग वर्ल्ड मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ल्ड मैप इजीली अवेलेबल है हर जगह, ये इसको पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। जब हम इस मैप का इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं और इन सब कंट्रीज के नाम हमें याद होने चाहिए। जैसे ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ये सब आपको याद कैसे होगा, जब आप उसको बार बार देखेंगे, एटलस को बार बार देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा। और ये पॉलिटिकल मैप क्यों ज़रूरी है, पॉलिटिकल मैप से क्या होगा, इसमें हर कंट्री की बाउंड्रीज दी हैं, तो इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना आसान होगा कहाँ कौन सी कंट्री है। जैसे ये इंडिया है ना, इधर ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो ऐसे हमारे लिए आसान है इनको देखना कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है। यूएस, कनाडा, इधर से मैक्सिको, ब्राज़ील। तो जितना जितना ज़्यादा हम मैप को देखेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए याद करना आसान होगा उसको। और जैसे ही हमें कंट्रीज़ याद हो जाएंगे, इसके बाद हमें उसके मिनरल्स याद करना और भी आसान है। एक बार कंट्री याद हो गए तो हम उसको सिर्फ मैप में लोकेट करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ क्या बोला, चाइना और इंडिया दे हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स, ना, लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। अब हम इसमें यहाँ देख लेंगे चाइना और इंडिया कहाँ है। ये है इंडिया, ये है चाइना। तो यहाँ हम लिख देंगे आयरन ओर। आयरन और दोनों में लिखेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम अपना काम करेंगे, जब भी हमें ये यूनिट रिवाइज करनी होगी, हम सिर्फ अपना मैप उठाएंगे और उसमें से फटाफट देख लेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। एशिया में क्या है, एशिया, एशिया एज ए कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। जब एशिया एज ए कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो हमने क्या देखा, ये सारा, ये यूराल माउंटेन्स और ये पूरा का पूरा क्या है, दिस ऑल कम्स अंडर एशिया। एशिया में है, इट हैज़ मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। पूरी दुनिया का मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा टिन पाया जाता है। और हिंदुस्तान में टिन कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, इसको अगेन हम लोग मार्क कर लेंगे। देन चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी, टंगस्टन। ये भी हम लोग लिख देंगे, लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन, ये भी हम उसमें चाइना की जगह लिख देंगे इसको, तो हमें ये याद रहेगा। अब इसमें लिखना थोड़ा सा कठिन है क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है इसमें, लेकिन जैसे हम लोग ओरिजिनल मैप लेंगे तो ये बहुत बड़ा नज़र आएगा और उसमें फिर हम आराम से उसको लिख सकते हैं पेंसिल के साथ या पेन के साथ। एशिया हैज़ ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल एंड जिंक। जब हम लोग एशिया की बात करते हैं तो वो लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम लोग कंट्री इन पर्टिकुलर की बात करते हैं, क्योंकि कंट्री तो एशिया में ही आएंगी ना, जैसे हम लोग कंट्रीज़ के बारे में लिख देंगे, इसको टेबुलर फॉर्मेट में भी हम लोग लिख के याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम लोगों ने लिखा चाइना, चाइना में क्या क्या पाया जाता है, ये सारे मिनरल्स यहाँ लिख दिए हमने। फिर इंडिया, इंडिया में क्या क्या पाया जाएगा वो सब लिख दिया। मलेशिया, लेकिन इससे क्या होगा, एक टाइम के बाद ये सिर्फ रटने जैसा होगा, क्रैम करने जैसा होगा, लेकिन जैसे ही हम इसको हम लोग डिनोट कर देंगे एक मैप में, अगेन पॉलिटिकल मैप लेंगे, जैसे ही पॉलिटिकल मैप में इसको हम लोग डिनोट कर देंगे तो हमें वो कभी भूलेगा नहीं, हमें फटाफट याद भी हो जाएगा और उसको लोकेट करना भी बहुत आसान होगा। स्विट्जरलैंड हैज़ नो नॉन मिनरल डिपॉजिट्स। स्विट्जरलैंड में कोई मिनरल डिपॉजिट्स नहीं है। स्विट्जरलैंड यहाँ कहीं बीच में आता है, बहुत नन्हा सा। यूरोप लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर, पूरे वर्ल्ड में आयरन ओर यूरोप में सबसे ज़्यादा है, वो उसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा वही प्रोड्यूस करता है। और इसमें कहाँ पे, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। अब रशिया क्या है, दोनों जगह आता है, यूरोप में भी और एशिया में। यूराल माउंटेन के इस तरफ वाला हिस्सा रशिया एशिया में आएगा और इधर वाला उसमें आएगा, यूरोप में आएगा। नॉर्थ अमेरिका, मिनरल डिपॉजिट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। ये है नॉर्थ अमेरिका, इसको 3 जोन्स में, कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स कौन सी हैं, ये हैं ग्रेट लेक्स, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, मिशिगन, है ना, ये इनको होम्स कहा जाता है। ये ग्रेट लेक्स हैं, इनके नॉर्थ में क्या पाया जाएगा, नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स अपलेशियन रीजन। अपलेशियन रीजन कौन सा है, ये है अपलेशियन माउंटेन्स वाला। एंड देन माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट, ये वेस्ट की माउंटेन रेंज है।
यहाँ पाया जाता है आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन कैनेडियन शील्ड रीजन। कैनेडियन शील्ड रीजन कौन सा है? ये जितना भी ग्रीन दिख रहा है ये है कैनेडियन शील्ड रीजन। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा क्या है? ये वाला ग्रीन हिस्सा। यहाँ क्या कॉपर पाया जाता है, और कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर, AuAg। ये क्या है? ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, साइन है इनके। कॉपर को लिखने का बस एक ये साइंटिफिक तरीका है। अभी हम देखेंगे तो हमने क्या पाया, ये जो मैप है इधर, एक्टिविटी क्या कहती है? आइडेंटिफाई कैनेडियन शील्ड, अपलेशियन, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, लेक सुपीरियर। ये क्यों आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया? ताकि आपको यहाँ के सारे मिनरल समझ में आ जाएं, कौन कौन से मिनरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। नाउ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कहाँ है? ये साउथ अमेरिका है, एंड दिस कम्स अंडर लैटिन अमेरिका। ये सारा साउथ अमेरिका में आएगा। फिर से बनाते हैं इसको। साउथ अमेरिका में क्या पाया जाता है? साउथ अमेरिका में ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ऑर इन द वर्ल्ड। ब्राजील में क्या पाया जाता है? हाई ग्रेड का आयरन ऑर। ब्राजील कहाँ है? यहाँ। यहाँ का क्या पाया जाएगा? आयरन ऑर। चिली, पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। चिली और पेरू, बहुत छोटा है ये, है ना। चिली और पेरू में क्या पाया जाएगा? कॉपर पाया जाएगा। ब्राजील और बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। बोलीविया और ब्राजील में टिन पाया जाता है। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, platinum, asbestos and diamond. Mineral oil is found in Venezuela, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया। मिनरल ऑयल मतलब पेट्रोलियम, ये सब पाया जाता है इन सब देशों में, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। ग्रीन डायमंड है, ये है रेयरेस्ट डायमंड, बहुत कम पाया जाता है। ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड, सबसे पुरानी जो पहाड़ियाँ हैं, ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये है वेस्टर्न हिस्सा। दे डेट फ्रॉम 4,300 मिलियन ईयर्स अगो, ओनली 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ वॉज फॉर्म्ड। बहुत पुराने हैं ये, मतलब इतना डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है इतना, लेकिन हम लोग देख सकते हैं जो रेयरेस्ट डायमंड है वो है ग्रीन कलर का डायमंड होता है। अभी हम देखेंगे अफ्रीका। अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। अफ्रीका मिनरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है, मतलब बहुत सारे मिनरल रिसोर्स पाए जाते हैं वहाँ पे। अफ्रीका कहाँ है? ये सारा अफ्रीका है, ये हिस्सा। ये स्विस कनाल है, स्विस कनाल के इस तरफ वाला। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लैटिनम, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायरे प्रोड्यूस लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल कहाँ पाया जाता है? नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला, यहाँ कहीं है ये। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। इज a leading producer of gold, diamond, iron ore, tin and nickel. Also rich in copper, lead, zinc, manganese. Kulgari and Coolgardie areas of Western Australia have the largest deposit of gold. यहाँ सबसे ज़्यादा डिपॉजिट मिलते हैं गोल्ड के। ये सारा हम लोग अपने मैप में लिख लेंगे, और जैसा ही हम लोग मैप में लिखेंगे हमें फटाफट सब याद होता चला जाएगा। एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका कहाँ है? ये ऊपर हमारे पास आर्कटिक है और ये नीचे है एंटार्क्टिक। ये इसमें दिख नहीं रहा मैप में। The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict existence of a variety of mineral deposits. Some probably, कुछ बहुत ज़्यादा भी हैं, large quantity में भी हैं। Significant size of deposits of coal in trans-Antarctic mountains and iron near Prince Charles Mountains of East Antarctica are forecasted. Iron ore, gold, silver, oil are present in commercial quantities. लेकिन वहाँ सिर्फ रिसर्च होती है, और जनरली साइंटिस्ट का कहना है, या फिर हम कह सकते हैं जो जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका कहना है कि इसको हमें नहीं छेड़ना चाहिए। और इसके दो रीज़न हैं।
पहला ये हमारी इकोलॉजी को डिसबैलेंस करेगा। दूसरा है कि वहाँ से इन सब चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इट नीड्स ह्यूज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है, वो बहुत कॉस्टली अफेयर है। अब इंडिया में कैसे है, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन आयरन का हम देखें तो हाई ग्रेड ऑफ आयरन और इंडिया में पाया जाता है, जो मोस्टली एग्जॉस्ट हो चुका है, उसको बहुत हाई क्वांटिटी में हम उसको एग्जॉस्ट कर चुके हैं। ये झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, इन सब जगह पाया जाता है। बॉक्साइट, ये इंडिया का मैप है, ये लेटेस्ट मैप है ना, लेटेस्ट में हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अब ये लेटेस्ट मैप है। अब ये क्या है, इसमें सारे की सारी स्टेट्स को डिपिक्ट किया गया है अलोंग विद देयर कैपिटल्स। लेकिन इसी का ही हम लोग ब्लैंक मैप लेंगे, अगेन पॉलिटिकल लेंगे। ये कैसा मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है। जब इसका ब्लैंक मैप लेंगे जहाँ इन स्टेट्स के नाम नहीं लिखे होंगे, ये मैप क्यों दिखा है, ताकि आपको सारी स्टेट्स याद हो जाएं। उस ब्लैंक मैप में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो धीरे धीरे हमें सब याद हो जाएगा। बॉक्साइट कहाँ पाया जाएगा, झारखंड, ओडिशा, दिस इज ओडिशा, इसका नाम बदल गया है, अभी ओडिशा हो गया। छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। माइका इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, माइका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर मतलब एक्सपोर्ट भी करता है, दूसरे देशों को भी भेजते हैं हम लोग। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड, बिहार, आंध्रा और राजस्थान। इसमें हम लोग यहाँ लिख देंगे झारखंड, बिहार, आंध्रा और राजस्थान। कॉपर इज mainly produced in Rajasthan, Madhya Pradesh, Jharkhand, Karnataka and Andhra Pradesh. Manganese, India's manganese deposits lie in Maharashtra, MP, Chhattisgarh, Odisha, नाम बदल गया है इसका, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। Limestone, major limestone producing states in India are Bihar, Jharkhand, Odisha, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। इसको हम लिखते चले जाएंगे। गोल्ड, Kolar in Karnataka has deposits of gold in India. These mines are among the deepest in the world, which makes mining of this ore a very expensive process. ये बहुत कोलार गोल्ड माइंस हैं, ये बहुत फेमस भी हैं। सॉल्ट, इसको हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी, ये समुद्र से पाया जाता है, लेक से भी पाया जाता है और रॉक से भी पाया जाता है। अलग अलग तरह से हम लोग सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सी से कैसे निकालते हैं, ये देखो, ये सांभर लेक से निकालने का तरीका है। पानी को हम लोग एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, एक ऐसे पॉन्ड जैसा, डिप जैसा बना देते हैं उसका, और फिर धीरे धीरे पानी सारा इवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर बन के, और पीछे सिर्फ सॉल्ट रह जाता है, फिर इसकी रिफाइनिंग होती है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट। हम अगेन लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा हम ही प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करते हैं। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होते हैं। कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन टू पाइप्स। कॉपर कॉइन मतलब जब हम लोग पैसा बनाते हैं, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन और पाइप, इन सब में कॉपर का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर इंडस्ट्री में सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर होने की वजह से इसको हम लोग कंप्यूटर इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं इसका। एल्यूमिनियम बहुत हल्का होता है, हल्का होने की वजह से इसको हम लोग एरोप्लेन्स में यूज करते हैं। अब एल्यूमिनियम बॉक्साइट से पाया जाता है, इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड इवन इन किचन कुकवेयर। किचन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। कंजर्वेशन देखें हम लोग, कंजर्वेशन मिनरल कैसे होगा, मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, रिन्यूएबल, ये हम लोग पॉलिटिकल मैप की बात कर रहे थे, ये ब्लैंक मैप है, इसमें इसका इस्तेमाल करेंगे हम सारे मिनरल्स लिखने के लिए। हम वापस आते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो रिन्यू हो जाएंगे, रिसाइकिल हो जाएंगे, जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, जो कभी खत्म नहीं होंगे। नॉन रिन्यूएबल क्या है, जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं और खत्म हो जाएंगे एक टाइम के बाद, जो डेफिनेट क्वांटिटी में है। डेफिनेट क्वांटिटी में होने की वजह से क्या है,
अगर हम इनका बहुत लापरवाही से इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ कर लेंगे, तो एक टाइम के बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मिनरल्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, मतलब डेफिनेट क्वांटिटी में एग्जॉस्टेबल हैं, तो इसलिए हमें इसका वेस्टेज रिड्यूस करना चाहिए। जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें। बहुत सालों हज़ारों साल लग जाते हैं इनको दोबारा से नेचर में वापस आने में, बनने में। अब पावर रिसोर्सेज मतलब जिससे हम लोग बिजली बना सकें। पावर रिसोर्सेज दो कैटेगरीज में उसको ब्रॉडली कैटेगराइज किया है उसको दो कैटेगरीज में उसको बांटा गया है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज वो हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जो दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकते। और नॉन कन्वेंशनल कौन है? जो रिन्यू हो सकते हैं, रिन्यूएबल हैं, दोबारा से नए हो सकते हैं फिर से, मतलब ये इनएग्जॉस्टेबल है। अभी जब हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज पढ़ेंगे तो हम क्या पाएंगे? ऑयल, नेचुरल गैस, ऑब्वियसली ये दोनों रिन्यूएबल एक टाइम के बाद खत्म हो सकते हैं। नाउ वी हैव फायरवुड, कोल एंड हाइडल पावर। जब हम लोग हाइडल पावर देखते हैं तो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क आता है कि ये कन्वेंशनल कैसे हुआ, मतलब ये नॉन रिन्यूएबल कैसे हुआ? पानी है, पानी तो बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है अपने पास ना, बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल होने के बाद इसको हम लोगों ने कन्वेंशनल सोर्स में क्यों डाला? इसका बेसिक रीजन है कि जब हाइडल पावर बनती है तो डैम बनता है, और डैम बनाने की वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है ये डिस्टर्ब हो जाती है। एक्वेटिक लाइफ का मतलब क्या है? मेजरली इसमें हम लोग फिश लेके चलते हैं, बाकी फिश, एल्गी, या फिर हम लोग फ्रॉग्स की बात करें, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं जो पानी में रहते हैं, दे कम अंडर एक्वेटिक लाइफ। तो डैम्स की वजह से अभी ऐसा पाया गया कि जहाँ जहाँ डैम बने हैं, जो रिवर में पहले ढेर सारी फिश पाई जाती थी, वो सारी फिश अब बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में पाई जाती हैं, बहुत ही एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी में ही पाई जाती हैं, वो उस क्वांटिटी में नहीं जितना वो पहले एग्जिस्ट करती थी। इसलिए इसको कन्वेंशनल सोर्स में लिया गया है इसको। और जब इसकी डेफिनेशन यहाँ हम लोग एनसीईआरटी में देखेंगे, ये क्या कहता है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज व्हिच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो कन्वेंशनल था, जो बहुत टाइम से यूज जिसको हम लोग करते ही आ रहे थे, तो वो कन्वेंशनल सोर्स है। लेकिन इसका अगर हम लोग एक और डेफिनेशन देखें तो कन्वेंशनल का मतलब नॉन रिन्यूएबल भी होता है, जिसको रिन्यू नहीं कर सकते। और नॉन कन्वेंशनल क्या है? नॉन कन्वेंशनल आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। अब इनके बेनिफिट्स क्या हैं? ऑयल का बेनिफिट क्या है? पेट्रोलियम का बेनिफिट क्या है? डीजल कैरोसिन, इनका बेनिफिट क्या है? इजियर टू ट्रांसपोर्ट, आसान है ट्रांसपोर्ट करना, पाइप्स लगा दीजिए और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, या टैंकर्स में इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये किसी भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का बेस होगा, यहीं से फिर वो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों में उसको रिफाइन करके हम लोग डिस्टिलेट करके, डिस्टिलेशन करके उसको अलग अलग कर देंगे। डिसएडवांटेज क्या है? डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। जहाँ भी पेट्रोलियम पाया जाता है उसके पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर नेचुरल गैस होती है। जब भी हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, या इसको ऑयल भी कहते हैं, जब भी हम लोग पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके जस्ट पहले क्या है? गैस वापस बाहर निकलेगी, नेचुरल गैस, और इसको हम लोग अगेन स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करके इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑयल स्पिलेज कैसे हो जाती है? जैसे हम लोग शिप में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो ऑयल स्पिल हो जाता है, या फिर हम लोग जो ओशन फ्लोर से, अगर हम इसी से दिस इज ऑन ओशन फ्लोर से अगर हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, तो कभी कभी वहां से भी स्पिल हो जाता है, तो वो भी एक बहुत एक्वेटिक लाइफ के लिए दिस इज बैड, दिस इज नॉट गुड फॉर एक्वेटिक लाइफ। पॉल्यूटेंट्स रिलीज कोज्ड एसिड रेन। पॉल्यूटेंट्स कैसे? जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो प्रदूषित करती हैं हवा को, और वो सारे पार्टिकल्स ऊपर जाके इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे ही रेन होती है सारे पार्टिकल नीचे आते हैं। नीचे जब आते हैं तो जितने भी क्रॉप हैं या फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है, इसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं, अफेक्ट करते हैं इसको। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट ईजी। नया और भी पेट्रोलियम ढूंढना बहुत आसान नहीं है, ये अगेन ये एक्सपेंसिव अफेयर है, बहुत महंगा कॉस्टली अफेयर है ये।
अभी नेचुरल गैस ईजियर टू ट्रांसपोर्ट करना आसान है, क्लीनर देन ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस से ज़्यादा क्लीन है। ज़्यादा क्लीन क्यों है? जबकि इसके लिए इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती और ऑयल से ज़्यादा सस्ता है। फायरवुड की बात करें, लकड़ी की बात करें, ये सब हमें पता है ना, जितना हम लोग अपने आसपास देखते हैं उससे हम सब चीज़ें समझ सकते हैं। ये सब चीज़ें वैसी हैं जो हमें अपने आसपास दिखाई देती हैं और हमें समझ में आता है, बस हमें सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, रिकलेक्ट करने की ज़रूरत है। फायरवुड की बात करें, इजी एक्सेस है, हर जगह लकड़ी पाई जाती है। एनर्जी बहुत सारे लोगों के लिए एक अगेन ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे हम लोग गाँव में बात करें या फिर ट्राइबल एरियाज में बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, फायरवुड का ही इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, पानी गर्म करने के लिए या फिर जितनी भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं उन सब के लिए। डिसएडवांटेज क्या है? कलेक्शन टाइम कंज्यूमिंग है, पोल्यूटिंग है, पोल्यूशन करता है, जलाओगे तो एयर पोल्यूशन होगा। प्रोमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा क्योंकि जो जलाएंगे इनको तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। डिफोरेस्ट्रेशन, मतलब हम फॉरेस्ट की लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फॉरेस्ट की लकड़ियाँ, पेड़ काट रहे हैं वहाँ से हम लोग। कोल की बात करें, कोयला एक्सटेंसिवली अवेलेबल, बहुत अवेलेबल है हमारे यहाँ। एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना आसान है। कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको कहते हैं थर्मल एनर्जी। और डिसएडवांटेज क्या है? ये बहुत पोल्यूट करता है, पोल्यूटिंग है, ये बहुत सारा प्रदूषण क्रिएट करता है ये। और दूसरा है बल्कि टू ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा महंगा हो जाता है क्योंकि बहुत हैवी है ये। हैवी होने की वजह से ये इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान नहीं है। अभी फॉसिल फ्यूल्स देखते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? जब जैसे भी हम लोग प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, जब इनके डेड रिमेन्स जो होते हैं, जब वो अर्थ में बरी रहते हैं फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स और अंदर ही बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होके तो फाइनली ये बनते हैं कोल, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस के फॉर्मेट में, इसको कहा जाता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल मतलब डेड रिमेन्स जो चीज़ बनती है, फ्यूल मतलब ईंधन। कोल की बात करें, अबंडेंटली अवेलेबल है, ये हम लोगों ने देख लिया, हिंदुस्तान में बहुत पाया जाता है। डोमेस्टिक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं इसको। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। स्टीम इंजन, ट्रेन देखते हैं हम लोग, जो कोयले वाली ट्रेन है जो जिसका स्टीम इंजन है उसमें इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको कहते हैं थर्मल पावर कहा जाता है। और उसको कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। कैसे बना था ये हम लोगों ने अभी देखा। When giant ferns and swamps got buried under layers of earth, coal is therefore referred to as buried sunshine. इसको buried sunshine क्यों कहते हैं? buried sunshine क्योंकि ये बहुत सारे ट्रीज होते हैं, ये जब दब जाते हैं अंदर, डेड रिमेन्स जो होते हैं, जब वो दबने के बाद फाइनली वो बिकॉज ऑफ प्रेशर ये कोल बनता है। लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड आर चाइना, यूएस, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। ये लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब यहाँ बहुत सारा कोल पाया जाता है। कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो। ये सब राजस्थान के हिस्से हैं, सॉरी झारखंड के डिफरेंट हिस्से हैं ये। रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो स्टील प्लांट सुना होगा आपने। अभी पेट्रोलियम की बात करें हम लोग, पेट्रोलियम इज फाउंड बिटवीन लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स, ड्रिल करके निकाला जाता है ऑफशोर या फिर कोस्टल एरियाज में। दिस इज देन सेंट टू रिफाइनरीज में भेजते हैं इसको और इसका होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको अगेन हम लोग साइंस में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस तरह से होती है। दिस इज देन सेंट टू रिफाइनरीज, process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, इधर से plastics and lubricants. Petroleum and its derivatives are called black gold. इसको क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड। हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, पेट्रोल और पेट्रोलियम दोनों अलग हैं। पेट्रोल इज नॉट इक्वल टू पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? इज अ मिक्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स। पेट्रोल क्या है? ये इसका एक डेरिवेटिव है, ये सिर्फ उससे निकाला गया है। पेट्रोलियम इज इक्वल टू गोल्ड, ब्लैक गोल्ड, ये हम कह सकते हैं। ये दे आर वेरी वैल्यूएबल, बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत कॉस्टली पाए जाते हैं ये।
Chief petroleum producing countries are Iran, Iraq, Saudi Arabia and Qatar. रशिया, यूएस, वेनेजुएला, अल्जीरिया। हिंदुस्तान में कहाँ पाए जाते हैं? डिगबोई, असम, बॉम्बे हाई, मुंबई एंड कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स साउथ में। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स पेट्रा। लैटिन वर्ड पेट्रा से इसको बनाया गया है। पेट्रा मतलब रॉक, ऑलियम मतलब ऑयल, मतलब रॉक से निकलने वाला ऑयल, रॉक ऑयल। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ये। अगेन सीएनजी की बहुत सारे, अब सीएनजी उतना पॉपुलर रहा नहीं, बीच में बहुत पॉपुलर था। सीएनजी की जितने भी व्हीकल्स थे, कार, बस, ये बहुत पॉपुलर थे क्योंकि ये कम पोल्यूशन क्रिएट करते थे। अभी क्या पॉपुलर है? अब धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक कार, इलेक्ट्रॉनिक बस, ये अभी धीरे धीरे मार्केट में आना शुरू हुए हैं और आई एम प्रीटी श्योर कि थोड़े दिनों में ये और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। रीज़न बीइंग ये लेस पोल्यूटिंग है, इसमें पोल्यूशन नहीं है। नॉर्वे इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी से बनाने वाला पहला देश नॉर्वे था। इसके बाद फिर सब लोगों ने बनाने शुरू किए। नेचुरल गैस रशिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड में पाई जाती हैं, ये इसके मेजर प्रोड्यूसर हैं। इंडिया में हम बात करें, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड some areas of offshore in Mumbai have the natural gas resources. इसके बाद इसमें से टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जब भी इसको जलाते हैं हम लोग। जब हम लोग हाइडल पावर की बात करते हैं तो हाइडल पावर कैसे होता है? ये डैम है, इस डैम में पानी को इकट्ठा किया और जैसे ही ये नीचे जाएगा, ये है ना, जैसे ये पानी नीचे से गया पाइप्स में से, और यहाँ क्या लगे हैं? टरबाइंस। इसके फ्लो से, जैसे इसका प्रेशर जो होगा, प्रेशर से टरबाइन घूमेगा, टरबाइन के घूमने से यहाँ जनरेटर लगा होगा, जनरेटर ये है, और जनरेटर से फिर ये बिजली बनेगी और बिजली बन के फिर ट्रांसमिशन लाइन से ट्रांसमिट कर दी जाएगी। तो ये है हाइडल पावर बनने का तरीका। अब ये हाइडल पावर से क्या होता है? इसमें से हम पानी का कोई हिस्सा इस्तेमाल नहीं करें, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन, पानी के मोशन की वजह से, पानी के मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ये क्या होता है? ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू पोजीशन, ये पोजीशन की वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोगों ने क्या किया? पानी के मूवमेंट से जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई। इससे पानी की क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने पानी के किसी भी कंपाउंड का इस्तेमाल नहीं किया है इसके अंदर। इसलिए अब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है? कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। पोल्यूशन नहीं होता तो इसको क्या कहते हैं? क्लीन एनर्जी भी कहते हैं। ये क्लीन एनर्जी है। लेकिन अब इसको हम लोगों ने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्यों लिया है? इसको कन्वेंशनल में इसलिए लिया है क्योंकि जो डैम जब हम लोगों ने बनाया तो इससे बहुत एक्वेटिक लाइफ को बैड इम्पैक्ट हुआ। इसलिए 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। पूरी दुनिया की जो 1/4 एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग हाइडल पावर से ही उसको पूरा करते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना, ये इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। हिंदुस्तान में भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली, इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं और भी ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग नॉन कन्वेंशनल की बात करते हैं तो नॉन कन्वेंशनल क्या है? जिसको हम जनरली यूज नहीं करते, लेकिन जब हम लोग और पर्टिकुलर डेफिनेशन पे आएंगे, ये वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जिसको रिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ छोटी सी कंट्रोवर्सी कैसे आएगी? जब हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ एक कंफ्यूजन आती है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी रिन्यूएबल क्यों है? इसको हम लोग रिन्यूएबल में क्यों लेके चलते हैं? इसको इसलिए रिन्यूएबल मान के चलते हैं, जैसे हम लोगों ने यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल किया, इसका जो वेस्ट बचेगा बाद में, इस वेस्ट को फिर से रीयूज कर सकते हैं और अगेन थोड़े से फ्यूल से हम लोग फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, बहुत टाइम तक हम लोग उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसलिए इसको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में लिया गया है। बाकी इसके अलावा आप जितना भी देखेंगे आप पाएंगे, जैसे विंड एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस, या फिर हम लोग इसकी बात करें थर्मल एनर्जी की बात करें, ये सारी नॉन एग्जॉस्टिबल हैं।
बायोगैस क्यों नॉन एग्जॉस्टिबल है? ये किससे बनती है? वेस्ट प्रोडक्ट से बनती है। जितना भी वेस्ट है, हम किचन वेस्ट की बात करें या फिर हम लोग ह्यूमन वेस्ट की बात करें, एनिमल वेस्ट की बात करें, ये सारे की सारी चीज़ें हम एक पिट में डाल के और यहाँ से बायोगैस बना सकते हैं। वेस्ट कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि हम कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते रहेंगे एंड देन फाइनली इससे फिर गैस जो आती बनेगी और इस गैस का हम लोग किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। अभी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें ये सारी एनर्जी आती हैं। सोलर एनर्जी, अब इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सोलर एनर्जी क्या है? जो सन से मिलती है। सन से जो हीट प्रोड्यूस होती है इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में या फिर किसी और चीज़ में, जैसे हम लोगों ने सोलर कुकर में इस्तेमाल किया खाना पकाने के लिए, या फिर हम लोग इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। एडवांटेज क्या है विंड एनर्जी का? विंड एनर्जी कहती है नॉन पोल्यूटिंग है, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती, अगेन क्लीन एनर्जी है ये। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक बार सेटअप की कॉस्ट आती है, इसके बाद फिर वो उसकी कोई सिर्फ उसको हमें मेंटेन करके रखना है और उसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं डालना, फ्यूल डालने की, इनपुट डालने की जरूरत नहीं, हवा चलती रहेगी और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते रहेंगे। सेफ और क्लीन है। डिसएडवांटेज नॉइस पोल्यूशन होता है, विंड मिल्स कॉस्टली हैं, डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन। रेडियो टीवी रिसेप्शन, जो उनकी रेडियो टीवी की जो हम लोग फ्रीक्वेंसी रिलीज करते हैं उसको कभी कभी डिस्टर्ब कर देता है ये। हार्मफुल है बर्ड्स के लिए, जनरली बर्ड्स इसमें एक्सीडेंट हो जाता है बर्ड्स का, वो बीच में फंस जाते हैं उसके विंड मिल के पंख में, फैंस में उसके। सोलर एनर्जी की बात करें, ये इनएग्जॉस्टिबल है। सन है तो अर्थ है तो सन है ना। सन अभी जब हम लोग सन की एज देखेंगे साइंस में पढ़ेंगे तो भी बहुत हजारों साल है इसमें भी। तो ये इनएग्जॉस्टिबल है, नॉन पोल्यूटिंग है, एक्सपेंसिव टू सेटअप है। एक बार सेटअप एक्सपेंसिव है लेकिन इसके बाद वो कई सालों तक चलता है। इट इज सेट फॉर अनदर 25 ईयर्स, उसमें कुछ भी मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं है उसकी। नाउ डिफ्यूज्ड सोर्स सो गेट वेस्टेड। डिफ्यूज वेस्ट कैसे हो जाता है? हम इलेक्ट्रिसिटी को कभी भी हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, जैसे हम दूध को स्टोर कर लेते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं कर सकते। तो जितना वो जनरेट हुई उतना इस्तेमाल करो, और यू कैन नॉट डू इट लाइक कि हम लोगों ने उसको स्टोर करके रख लिया और हम उसको 6 दिन बाद, 7 दिन बाद या 15 दिन बाद इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए एक टाइम के बाद वेस्ट हो जाती है। टाइडल एनर्जी नॉन पोल्यूटिंग है। टाइड क्या होती है? जो बड़ी बड़ी वेव, सी वेव्स निकलती हैं, इसको टाइड कहा जाता है। टाइड की यहाँ हम लोग वो लगाते हैं नीचे टरबाइंस, तो टाइड के मूवमेंट की वजह से टरबाइन मूव करता है, टरबाइन मूव करने की वजह से जनरेटर में एनर्जी जाएगी, जनरेटर की कॉइल जब मूव होंगी तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ये सेम वैसा ही जैसे हम लोगों ने पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी, ये बिल्कुल वैसा ही है। इसके बाद हम लोग देखें डिफिकल्ट टू हार्नेस। जो टाइडल एनर्जी है इसको हार्नेस करना, इसको यूज करना टफ है। टफ कैसे है कि हमें ये देखना पड़ेगा कौन कौन से कॉस्ट में है ये, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव अफेयर हो जाता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी की जब हम लोग बात करें, इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करती है। जनरेट रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट को संभालना थोड़ा सा टफ है। अगर हम लोगों ने थोड़ी सी भी लापरवाही की, थोड़ा सा भी इग्नोरेंस दिखाया तो वो इट मे बी अ डिजास्टर, बहुत एक्सपेंसिव है। बायोगैस लो कॉस्ट है, इजी टू ऑपरेट, आसान है ऑपरेट करना, और मेक यूज ऑफ बायो वेस्ट, सिर्फ वेस्ट का इस्तेमाल होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है इसे, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जियोथर्मल क्लीन, इको फ्रेंडली और ऑलवेज अवेलेबल। जियोथर्मल क्या होता है? जैसे कभी कभी हम देखेंगे धरती के अंदर से ये हॉट वाटर के स्प्रिंग्स होते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग्स निकलते हैं कहीं कहीं से, जैसे कुल्लू मनाली में है ऐसे ही हॉट वाटर स्प्रिंग, यूएस में सबसे बड़ा हॉट वाटर स्प्रिंग है। तो दिस इज जियोथर्मल एनर्जी। जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब उसकी गर्मी की वजह से जो भी ऊर्जा निकलती है, इसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज, शहरों से बहुत दूर लोकेटेड है, बहुत कॉस्टली है इसकी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना। अभी हम आते हैं सोलर एनर्जी पे। सोलर एनर्जी जनरली कहाँ पाई जाती है? सोलर एनर्जी पाई जाती है ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में। ट्रॉपिकल कंट्रीज कौन से होते हैं? फिर से हम लोग देखेंगे, इक्वेटर,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न। तो ये जितनी भी कंट्रीज यहाँ हैं दीज आर नॉन एज ट्रॉपिकल कंट्रीज। अभी इनको ही इनके में सोलर एनर्जी यहाँ क्यों पाई जाएगी, इज जस्ट बिकॉज अर्थ टिल्टेड है। ये अगर इमेजिनरी एक्सिस की बात करें, अर्थ इज टिल्टेड, और टिल्टेड होने की वजह से क्या है, टिल्टेड एट 23.5 डिग्री, और जब सन की जो रेज आती हैं वो इसी एरिया में सबसे ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अबंडेंट सनशाइन मिलती है, बहुत सारी सोलर रेज निकलती हैं, सोलर एनर्जी मिलती है यहाँ पे। विंड एनर्जी जनरली कोस्टल एरियाज में होती है, जहाँ सी होता है, जहाँ समुद्र होगा वहाँ पे विंड एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ विंड ज़्यादा ब्लो करती है। इनएग्जॉस्टिबल है, ख़त्म ना होने वाला है। ग्राइंडिंग ग्रेन्स, लिफ्टिंग वाटर लिफ्ट करने के लिए, या फिर ग्रेन्स को पीसने के लिए, जैसे आटा बनाने के लिए, गेहूं से चावल से आटा बनाने के लिए, इन सब में हम लोग विंड मिल का इस्तेमाल करते हैं। कनेक्टेड टू जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगी, जनरेटर से कनेक्ट कर देंगे तो। कोस्टल एरियाज में पाई जाती है, माउंटेनियस एरियाज में पाई जाती है, जहाँ स्ट्रॉन्ग और स्टडी विंड्स होती हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत तेज और बहुत हाई क्वांटिटी में, और ये नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस और स्पेन में इससे नोटेड क्वांटिटी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नोटेड क्वांटिटी मतलब बहुत हाई क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन होता है। न्यूक्लियर पावर, यूरेनियम और थोरियम से होती है। यूएस, यूरोप ये इसके मेजर प्रोड्यूसर हैं। इंडिया में राजस्थान, झारखंड में यूरेनियम और थोरियम पाया जाता है, राजस्थान एंड झारखंड। और जब हम इसके प्रोजेक्ट्स की बात करें कि कहाँ पे इसके हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर कोटा राजस्थान, नरोरा इन यूपी, कैगा इन कर्नाटका, यहाँ पाए जाते हैं। यूरेनियम और थोरियम हमारा मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला में भी पाया जाता है। जियोथर्मल एनर्जी हम लोगों ने देख ली है। हॉट स्प्रिंग्स, ये कैसे बनेगा इसका, ये भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से स्प्रिंग निकल रहा है, तो इसके थोड़ा सा डिस्टेंस पे हम लोग वेल क्रिएट करके और यहाँ से टरबाइन लगा के जनरेटर, और यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये डिपेंड करता है कितनी हाई क्वांटिटी में है। यूएस इज द लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट, यूएस में है सबसे बड़ा जियोथर्मल पावर प्लांट। उसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका। इंडिया में मणिकरण हिमाचल प्रदेश, पूगा वैली इन लद्दाख, सिर्फ यहीं पाया जाता है। फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन की जब हम लोग बात करें, फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन फ्रांस में बिल्ट किया गया था, बनाया गया था। टाइडल एनर्जी, ये टाइड्स हैं, अगेन टरबाइन लगा है, टरबाइन से जनरेटर और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी। रशिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया, है ना, इन रशिया, फ्रांस और गुजरात में, हिंदुस्तान में ये ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स हैं। बायोगैस जनरली हम लोग कहीं से इसको देख सकते हैं, विलेजेस में जनरली ये पाए जाते हैं। कम्युनिटी 3-4 लोग मिलके, 4-5 फैमिलीज मिलके, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ केटल्स कितने हैं उनके पास, उसके हिसाब से बायोगैस प्लांट आराम से हम लोग देख सकते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये मिक्सचर है, मिक्स होता है इनका। एनर्जी इज एवरीवेयर बट एनर्जी क्या है, एनर्जी इज इनएग्जॉस्टिबल, है ना। एनर्जी क्या है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ कन्वर्ट हो जाती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसमें क्या कहा गया, एनर्जी को हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको हमें बहुत संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। ये बिल्कुल वैसा ही है जब हमें फैन की ज़रूरत ना हो, लाइट की ज़रूरत ना हो, या फिर गीज़र की ज़रूरत ना हो, तो जब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें फटाफट वो सारे स्विच ऑफ कर देने चाहिए। जैसे टीवी चल रहा है, हम उठ के चले जाते हैं वहाँ से, वो घंटों चलता रहता है। तो वो क्या है, वो अगेन वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग बात करें, हम हैंड वॉश कर रहे हैं, हैंड वॉश करते करते पानी चल रहा है, या ब्रश कर रहे हैं, पानी फिर भी टैप से चल रहा है,
तो वो क्या है, वेस्टेज ऑफ वाटर। तो हमें हर चीज़ को बहुत ही माइंडफुली या फिर हम लोग बोलें कॉशियसली इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इनवैल्यूएबल हैं। एक बार हम लोगों ने इनको खो दिया तो वापस पाना बहुत कठिन होगा। इसके साथ ही यूनिट फिनिश हो जाती है, ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। और आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन होगी तो हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।